नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी। हमारे पास जो स्रोत है, भारत एक स्वर्णिम गाथा अतीत से आज तक, उसके कुछ अंश हैं और हम इसी पर आज गहन चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और इस चर्चा का मकसद यही है कि स्रोत के जरिए भारत के उस सुनहरे अतीत को समझें, फिर जो चुनौतियां आई उन्हें देखें और आज जो एक वापसी की भावना है उसे भी टटोलें। हाँ, सोने की चिड़िया, ये शब्द सुनते ही एक तस्वीर बनती है मन में। ज्ञान, सोना, भव्य मंदिर, व्यापार। सही कहा। स्रोत भी यही कहता है। हजारों साल पहले, जब शायद दुनिया के कई हिस्से उतने विकसित नहीं थे, हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी। मोहिंजोदारो, हड़प्पा, क्या शहर थे वो। जी हाँ, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। सुनियोजित गलियां, अंडरग्राउंड नालियां, पक्की ईंटों के घर, और ये बात हो रही है लगभग 2500 ईसा पूर्व की। अविश्वसनीय। और ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं। स्रोत आर्थिक अनुमानों का हवाला देता है, जैसे पहली सदी में विश्व जीडीपी में भारत का योगदान। आप अंदाजा लगाइए। काफी रहा होगा, 15-20%। 30% से ज्यादा। 30%? जी। और यहाँ तक कि 18वीं सदी में भी, मतलब अंग्रेजों के पूरी तरह हावी होने से ठीक पहले, ये करीब 24% था। 24%? ये तो उस वक्त पूरे यूरोप से ज्यादा था शायद। बिल्कुल, स्रोत यही कहता है, पूरे यूरोप से ज्यादा। और ये समृद्धि सिर्फ कोरे आंकड़े नहीं थी। हाँ, वही मैं पूछने वाला था, जमीन पर कैसे दिखती थी ये? जैसे स्रोत में मार्को पोलो या मेगास्थनीज का जिक्र है। हाँ है। मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की व्यवस्था और ठाट बाट देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने लिखा भी इस बारे में। अच्छा। और मार्को पोलो ने भारत को सबसे धनी देशों में गिना, जहाँ सोना और कीमती पत्थर भरे पड़े हैं। और हाँ, मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे। सही कहा, स्रोत भी यही बताता है। वो तो अर्थव्यवस्था, शिक्षा, समाज, सबके केंद्र थे। जैसे केरल का पद्मनाभा स्वामी मंदिर। हाँ, जहाँ आज भी मतलब अरबों डॉलर का खजाना है। या फिर तमिलनाडु का बृहदीश्वर मंदिर। सोचिए, 1000 साल पहले एक ही ग्रेनाइट चट्टान से बना। कमाल है। और इन मंदिरों में अन्न भंडार होते थे, बैंक जैसे काम होते थे, शिक्षा दी जाती थी, एक पूरा इकोसिस्टम था। और इस सब का एक बड़ा कारण था व्यापार, है ना? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार भारत का व्यापार नेटवर्क बहुत बड़ा था। चीन, रोम, अरब देश, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, सब जगह। क्या जाता था यहाँ से? मसाले, कपास तो सुना है। मसाले, कपास, रेशम, रंग, मोती, और एक और ख़ास चीज़, स्टील, जिसे वुड्स स्टील कहते थे, बहुत उन्नत किस्म का। अच्छा, वो मशहूर दमिश्क स्टील जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। उसकी तकनीक यहीं से जुड़ी थी। तलवारें बनती थीं उससे, बेमिसाल धार। और बदले में क्या आता था? सोना चांदी। हाँ, सोना चांदी। इतना कि स्रोत बताता है रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने शिकायत की थी कि भारत उनके साम्राज्य का सारा सोना खींचे ले जा रहा है। ये तो गजब है। लेकिन फिर ये सब बदला कैसे? मतलब इतना समृद्ध देश, फिर पतन का दौर क्यों आया? जी, इतिहास का पहिया घूमा, बाहरी आक्रमण हुए, कई आए, पर स्रोत ब्रिटिश शासन के असर को सबसे विनाशकारी बताता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो व्यापार करने आई थी ना? आई तो व्यापार करने ही थी 1600 में, लेकिन धीरे धीरे वो शासक बन बैठी और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसे हम आर्थिक शोषण कह सकते हैं। स्रोत में एक आंकड़ा है 45 ट्रिलियन का, वो क्या है? हाँ, वो अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक के काम का हवाला है। उनके मुताबिक 1765 से 1938 के बीच अंग्रेजों ने अलग अलग तरीकों से, जैसे व्यापार में हेरफेर करके, भारत से लगभग 45 ट्रिलियन आज के मूल्य के हिसाब से इतनी संपत्ति बाहर भेज दी। 45 ट्रिलियन डॉलर्स, ये तो दिमाग चकराने वाली रकम है। बिल्कुल। और इसी दौर में भारत का हिस्सा विश्व जीडीपी में 24% से गिरकर 1947 तक 4% से भी कम रह गया। उनकी नीतियों से बार बार अकाल पड़े, लाखों लोग मारे गए, मंदिरों को लूटा गया, कलाकृतियां बाहर भेज दी गई, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा व्यवस्था, सबको दबाने की कोशिश हुई। बहुत भारी क्षति हुई। लेकिन जैसा स्रोत कहता है, इतनी तबाही के बाद भी भारत की जो आत्मा थी वो जिंदा रही। जी हाँ, 1947 में आज़ादी मिली और वो लड़ाई सिर्फ ज़मीन के टुकड़े की नहीं थी, वो स्वाभिमान की लड़ाई थी।
महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, कितने ही नाम हैं। बिल्कुल। और स्रोत आज के भारत को उसी कड़ी में देखता है। एक लंबे संघर्ष के बाद गरीबी से निकलकर आज इसरो मंगल और चांद तक पहुंच रहा है। G20 की अध्यक्षता? हाँ, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हमारे युवा दुनिया भर में सिलिकॉन वैली तक में अपना योगदान दे रहे हैं। तो स्रोत इसे सिर्फ उभरता हुआ नहीं कहता, तो क्या कहता है? वो इससे अपने गौरव की ओर लौटता हुआ देखता है, एक तरह से वापसी, रिक्लेमिंग इट्स पोजीशन। दिलचस्प है ये लौटने का विचार, क्योंकि स्रोत शायद ये भी इशारा करता है कि भारत की असली दौलत सिर्फ सोने चांदी में नहीं थी। बिल्कुल। वो थी ज्ञान में, सहिष्णुता में, मेहमान नवाजी में, शांति की भावना में। ये भारत की सदियों पुरानी संस्कृति है और ये आज भी जिंदा है। हाँ, स्रोत मानता है कि वही रोशनी आज भी दुनिया भर में फैल रही है। योग, ध्यान, आयुर्वेद, हमारा संगीत, बॉलीवुड, गीता का ज्ञान, ये सब उसी संस्कृति का हिस्सा हैं। ये एक विचार है, एक शक्ति है जो जिंदा है। तो ये थी कहानी सोने की चिड़िया की स्रोत के नजरिए से। उसकी ऊंची उड़ान, फिर उसका एक तरह से पिंजरे में आना और अब फिर से पंख फैलाने का जज्बा। जी। और स्रोत का निष्कर्ष बहुत उम्मीद भरा है कि दौलत भले ही छीन ली गई हो, पर एक सभ्यता की आत्मा को, उसकी रूह को कैद नहीं किया जा सकता। और वो अब फिर से उड़ान भर रही है। हाँ, स्रोत के अंतिम शब्द यही उम्मीद जगाते हैं कि सुनहरी चिड़िया के पंख अब पूरी तरह फैल रहे हैं और शायद ये जल्दी भारत के ज्ञान और शांति के प्रकाश को दुनिया के कोने कोने तक फिर से ले जाएगी। बहुत खूब। जय हिंद। वंदे मातरम।